नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राहुल गांधी का लोकसभा में पीएम पर आपत्तिजनक बयान। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू के हस्तक्षेप के बाद मांगी माफी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, राहुल गांधी के झूठ का हो सकता है राजनीतिक उद्देश्य। दिल्ली में थमा प्रचार का शोर। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने दिखाया दमखम। बुधवार को जनता मतदान के जरिए चुनेगी अपनी सरकार। सकुशल संपन्न हुआ प्रयागराज में बसंत पंचमी का अमृत स्नान। श्रद्धालुओं के स्नान का कुल आंकड़ा 35 करोड़ के पार पहुंचा। भोर के 3:30 बजे से कुंभ मेला क्षेत्र की जानकारी लेते रहे मुख्यमंत्री योगी। केंद्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 2,65,000 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में 50 नई नमो भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन और 200 वंदे भारत ट्रेन बनेंगी। और बेहतर घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में वृद्धि से जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र 6 महीने के उच्च स्तर पर। दिसंबर में 56.4 के मुकाबले जनवरी में पीएमआई 57.7 दर्ज। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन हंगामे के साथ ही सार्थक चर्चा का भी रहा। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले पर चर्चा किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन से 2 बार बहिर्गमन किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। विपक्ष की नारेबाजी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन को सुचारू चलाने की अपील की। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति की सभापति ने निंदा की। तो संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और विपक्ष के सदस्यों ने आज भी हंगामा किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाजपा की तरफ से किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विपक्ष सरकार के खिलाफ कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर गलत अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश इस समय सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सबके विकास के लिए सरकारी नौकरियों पर भर्ती आवश्यक है। लोकसभा में भी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर देश की राजधानी को विदेशी लुटेरों महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अंग्रेज शासकों की तरह लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने राजधानी में झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत 7 लाख फ्लैट बनाने का फैसला किया है, जिनका बाजार मूल्य 40 लाख रुपए है। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय विदेश नीति और सीमा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे विवादित दावे किए जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज लड़ाई औद्योगिक स्तर पर लड़ी जा रही है और चीन इस मामले में भारत से आगे है। बात यहीं नहीं रुकी। राहुल ने दावा किया, चीन ने भारत के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर
कब्जा कर रखा है और प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं, लेकिन सेना ने पीएम के बयान से असहमति जताई। राहुल गांधी ने साफ तौर से प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के बयान को विरोधाभासी साबित करने की कोशिश की। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि नेता विपक्ष बिना तथ्यों के आधारहीन बात कर रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से उनके बयान के पक्ष में सबूत देने को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है और इस बारे में युवाओं को कोई स्पष्ट जवाब देने में यूपीए और एनडीए दोनों की सरकारें विफल रही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की पहल को अच्छा विचार बताया और इसके परिणाम को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री को न बुलाए जाने को लेकर भी टिप्पणी की, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति व्यक्त की। बाद में अपने बयान को लेकर नेता विपक्ष ने माफी भी मांगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार थमने के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने जहां 5 तारीख को वोटिंग के दिन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो चुनाव आयोग भी चाक चौबंद और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जुट गया है। दिल्ली में थमा विधानसभा चुनाव का प्रचार। राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। रोड शो करते नजर आए पार्टी के दिग्गज नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार शाम प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता सड़कों पर जन समर्थन के लिए उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा और द्वारका में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर, स्कूलों, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया है, तो वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी सरकार ने लोगों को झूठे वादे कर केवल लूटने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोतीनगर और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने जनता से बात की और आगामी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। तो वहीं कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने ईगल ग्रुप बनाया है। कांग्रेस ने 8 नेताओं और विशेषज्ञों के इस ग्रुप में अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक सिंघवी, पवन खेड़ा समेत कई चेहरों को जगह दी है। पार्टी का यह ईगल ग्रुप महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चुनावी गड़बड़ियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पार्टी हाईकमान को सौंपेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी के साथ कालकाजी में रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं और चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में मैदान में डटे सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में अपनी ताकत झोंक दी। हालांकि मतदाता किसको सत्ता की चाबी सौंपते हैं, ये तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए 7,500 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कार्रवाई करते हुए 99% शिकायतों का समाधान किया गया। 2,780 एफआईआर दर्ज की गई और 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इसमें 88 करोड़ की ड्रग्स, 81 करोड़ रुपए की कीमती धातु की चीज़ और 39.87 करोड़ नकद प्राप्त हुए।
इस बार के बजट में पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे के आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही 101 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जाएगा। बंगाल में 68,000 करोड़ रुपीस का रेलवे का इन्वेस्टमेंट है। मैसिव इन्वेस्टमेंट है ये। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है लैंड एक्विजिशन, और लैंड एक्विजिशन के लिए मेरा रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम मैडम से, जैसे कि आप रेलवे का डेवलपमेंट हो सके। 101 स्टेशंस को अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के अंडर कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। बंगाल में 9 वंदे भारत ट्रेन चल रही है अभी। इस साल के बजट में 100 नई अमृत भारत ट्रेन अप्रूव हुई है, और इस बजट में 50 नए नमो भारत ट्रेन। नमो भारत आप जानते हैं कि जो शॉर्ट डिस्टेंस की सिटीज़ होती हैं उनके बीच में चलाने के लिए बंगाल में 10 वर्षों में 1290 किलोमीटर के नए ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट हुए। 1972 से 2014 42 इयर्स में 28 किलोमीटर्स हुआ, और अभी 10 साल में 31 किलोमीटर। मतलब जो 40 साल में काम हुआ उससे ज़्यादा काम मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। इस बार रेल बजट में गोवा के लिए हुए आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गोवा को रेलवे बजट के लिए 482 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गोवा 482 crore rupees is the allocation. There is a very special condition because Konkan Railway is a company, Konkan Railway Company Corporation Limited. So the budget railway portion, the Indian railway portion is very small in Goa. So that's why 482 crore. But the total investment in Goa is going to be about 5,696 crore. इस बार के आम बजट में केरल के लिए रेलवे के आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में 3,042 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अमृत स्टेशन कार्यक्रम के तहत 35 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 3,042 crore rupees allocation for Kerala. If you compare it with the UPA period, this is 8 times. In the UPA period, the allocation for Kerala used to be only 372 crore rupees per annum. 15,742 crore rupees is the total investment. 35 stations are being completely redeveloped under the Amrit Station program. 2 Vande Bharat trains are running north to south. It's covering practically the entire state. इस बार के बजट में तमिलनाडु में रेलवे के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित हुआ है। आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में तमिलनाडु के लिए 6,626 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अमृत स्टेशन कार्यक्रम के तहत 77 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वहीं 1,303 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। Record allocation for Tamil Nadu 6,626 crore rupees, and if you compare that with UPA period allocation for Tamil Nadu used to be about 879 crore. So this is 7.5 times the allocation that used to be during UPA period. 77 stations are being redeveloped. 1,303 kilometers constructed in Tamil Nadu, which is more than the entire network of Sri Lanka. 8 Vande Bharats in Tamil Nadu. इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे के आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में 19,858 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए 1,04,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है 19,858 करोड़ रुपए का। ये जो 19,858 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, ये अगर हम कंपेयर करें यूपीए सरकार के एलोकेशन के समय से,
18 गुना है। पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रुपए का। 5,200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बने। स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क या बेल्जियम का रेलवे नेटवर्क के बराबर मोदी जी ने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जोड़ा। केंद्रीय रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेल तेजी से सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मिशन मोड में काम हो रहा है। इस साल 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिग्नल कवच तो बहुत तेजी से लग रहा है। आप देख ही रहे हो, 10,000 लोकोमोटिव पे कवच लग रहा है। मतलब मैंने कहा, जैसा आपको कहा, जो पश्चिमी देशों ने 20 साल में किया वो 6 साल में अपन कंप्लीट करके दिखाएंगे। इस बार रेल बजट में बिहार के लिए हुए आवंटन की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार के लिए रेलवे बजट में 10,066 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को यूपीए सरकार के मुकाबले इस बार 9 गुना ज्यादा आवंटन किया गया है। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज़्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर्स पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में ट्रैक आदि निर्माण के लिए 90,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही बताया कि बिहार में 10,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का। 10,066 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के 90,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। बिहार में 1,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया जा रहा है। 12 वंदे भारत चल रही है अभी, 15 जिले कवर करती है। लोकसभा में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे अपने आप में झांकने की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उन्होंने आचार्य कृपलानी के साथ क्या किया। कृपलानी ने नेहरू के पंचशील सिद्धांत का विरोध किया कि आप तिब्बत को चीन के साथ जाने पर मजबूर कर रहे हो। आचार्य कृपलानी, सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर, जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और यह चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने जीबीएस से प्रभावित रोगियों के परीक्षण और उपचार की समीक्षा की।
उन्होंने जीबीएस प्रकोप से निपटने में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और लगातार निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने भविष्य में रोकथाम और संभावित कारणों का पता लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति भवन में रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन के नेतृत्व में रूस के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह के आदान प्रदान से न केवल मजबूत सहयोग को बढ़ावा मिलता है, बल्कि साझेदारी को समकालीन और सामयिक बनाए रखने में भी मदद मिलती है। वहीं रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत और रूस के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने संसदीय संबंधों को बढ़ाने के महत्व पर चर्चा की, जो दोनों देशों के बीच समग्र विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री की ताकत को बताती पुस्तक पीएम पावर का लोकार्पण किया गया। मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में पहुंचे फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को देखने वालों की भीड़ लगी रही। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर दिन काफी संख्या में पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। लेखक अमित कुमार और ऋतु श्रीवास्तव द्वारा लिखित पीएम पावर पुस्तक का भी मेले में लोकार्पण किया गया। पीएम पावर पुस्तक को 17 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री की शक्ति को दुनिया में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई पीएम बताया गया है। ये किताब भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर है। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के काम किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है, 370 को लेकर काम किया है, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। और मैंने ये भी बताया है इस किताब के माध्यम से कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो सबसे पावरफुल है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारा भारत का है और इनके जो फैसले होते हैं देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। इस विश्व पुस्तक मेले में वैसे तो तमाम विषयों और भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकाशकों के पास कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अपनी इंडिया की पब्लिक भी बहुत आ रही है एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत हैं। इस बारी लास्ट फ्यू ईयर से आई थिंक इस बारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बेटर है। उनका इंतज़ाम भी बेटर हुआ इन टर्म्स ऑफ सेमिनार्स, सेशंस, एवरीथिंग। एंड बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरीके से काफ़ी इंडियन पब्लिश्ड बुक्स को पसंद कर रही हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली टेक इट अब्रॉड। पुस्तक मेले के थीम पवेलियन में ही भारत लिटरेचर फेस्टिवल के तहत चर्चाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भी विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसे देखने मेले में काफी भीड़ भी उमड़ी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चों के लिए यहाँ बहुत सी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। बच्चों की कहानियों की पुस्तकों का इसे सबसे पुराना प्रकाशक भी कहा जाता है। क्या उद्देश्य है सीबीटी का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बच्चों के लिए बहुत सी पुस्तकें आई हुई हैं। क्या क्या खास पुस्तकें हैं, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राणा सिद्दीकी जी। मैडम, क्या क्या खास लेके आए हैं इस बार? कुछ सालों से बच्चे मोबाइल पे इतने ज़्यादा आ गए हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल हो गया है, इंस्टा जनरेशन हो गई है, इनको एक सेकंड भी इनकी नज़र नहीं टिकती है किसी जगह पर। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि सीबीटी पूरी तरह से अपने आप को री एनर्जाइज कर रहा है, रीवैम्प कर रहा है। उसके लिए हम लोग जो है पूरी इंडिया में सीबीटी का बुक कैफ़े प्लस एंटरटेनमेंट जोन बना रहे हैं
CBT के अंदर 1100 टाइटल्स हैं और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी में भी हैं, लेकिन अभी हम उसको रिप्रिंट करेंगे नए। उर्दू में भी किताबें हैं लेकिन अभी कम हैं, हम और ज़्यादा डिमांड्स आने पर और भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग, हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी है इंटरनेशनली, सिंगापुर, मलेशिया, UK, US और 2-3 और फॉरेन कंट्रीज़ हैं। इसीलिए अब हम जो अपने आप को रीएनर्जाइज कर रहे हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि एक्सपैट्स के लिए स्पेशल हमारी स्कीम्स होंगी। हम बाहर से बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे हमारे कल्चर्स के बारे में जाने, इंडियन हेरिटेज के बारे में जाने और इन किताबों के ज़रिए जो इंडियन मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको भी जाने। इसके लिए भी हम दिल्ली के अंदर कोशिश कर रहे हैं और पूरी भारत में ये रेप्लिकेट होगा। आप भी इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का ये स्टॉल देखना ना भूलें। आपको यहाँ आपके बच्चों के लिए तो बहुत सी पुस्तकें मिल ही जाएंगी, साथ ही आपको यहाँ बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जिससे अभी तक आप अछूते हैं। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ में वसंत पंचमी के पर्व पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सोमवार को सकुशल संपन्न हुआ। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। महाकुंभ में रात 8 बजे तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की संख्या ने 37 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ को पार कर जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज क्षेत्र से चलाई जा रही नियमित एवं विशेष गाड़ियों के परिचालन से संबंधित पूर्ण जानकारी ली। रेल मंत्री ने प्रयाग क्षेत्र के सभी स्टेशनों एवं सर्कुलेटिंग एरिया में उपलब्ध यात्री सुविधाओं के कुशल प्रबंधन करने संबंधी निर्देश सभी स्टेशन प्रबंधकों को दिए। साथ ही वॉर रूम में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रयागराज क्षेत्र में लगाए गए सभी 1200 कैमरे के फीड की बारी बारी से जांच करते हुए यहां आने वाले और अपने अपने शहर गांव की ओर जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्टेशनों पर बनाए गए होल्डिंग एरिया की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। इसी के साथ रेल मंत्री ने होल्डिंग एरिया की व्यवस्था को भी दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। महाकुंभ 2025 में भारत नेपाल मैत्री संघ के शिविर में लोगों के निःशुल्क ठहरने, भोजन और पूजा, यज्ञ, हवन, कर्म आदि की व्यवस्था की जा रही है। काठमांडू पशुपतिनाथ जी से पधारे गर्गाचार्य संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी ने महाकुंभ 2025 और गुप्त नवरात्रि के मौके पर लोगों से यहां आकर पुण्य लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। नेपाल से ये महाकुंभ प्रयागराज में आया हूँ। प्रयागराज का वर्णन ये गंगा, यमुना, सरस्वती का तट है, अच्छे भट्ट है, बेणी माधव है और भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। इस जगह अभी मैं हूँ और ये भारत नेपाल मैत्री शिविर है। इस शिविर में संपूर्ण तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था किया गया है और नेपाल से आने वाले के लिए इस कैंप की पहचान है ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट, लोअर संकट मोचन मार्ग, ये सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने है और ये यहाँ पर नेपाल से आए हुए तीर्थयात्रियों को भी निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था है और भगवान पशुपतिनाथ की दया से इस कैंप की पहचान यहाँ पर नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज झंडा लगा हुआ है। इस पुण्य प्राप्ति के लिए मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ, भगवान पशुपतिनाथ को मन में रख के इस दिव्य धाम में जो भी आएगा उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा, भुक्ति मुक्ति सब प्राप्त होगा। अब मैं
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की कामना से राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को स्मरण करते हुए समस्त विश्व की कल्याण की कामना के साथ में यहाँ पर दैनिक यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और ये गुप्त नवरात्र होने से दुर्गा सप्तशती चंडी का भी पाठ हो रहा है। आप लोग आइए, इसका आनंद लीजिए। ये कहते हुए मैं राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को स्मरण करते हुए इस तीर्थ में आए हुए समस्त देवता, इससे गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि और साधु संत जो भी यहाँ आए हैं, सबके चरणों में कोटि वंदन करते हुए हरि ओम तत्सत। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स अस्पताल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया। डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल से खास बातचीत की। जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है तो आशा का प्रकाश सबको रास्ता दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टावर ऑफ होप की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 235 मीटर ऊंचा ये प्रसार भारती का टावर है। पीतमपुरा में मेरे साथ है प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल जी। सहगल साहब, पूरी दुनिया 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे मनाती है। हम यहाँ खड़े हैं टावर ऑफ होप के पास। बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा क्या और इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम समाज के सभी वर्गों तक अवेयरनेस पहुंचवाएं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हाइजीन, ये सब मुद्दे जितने भी हैं, इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। ये हमारा दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, हमारा पीतमपुरा का जो ट्रांसमिशन टावर है। मैक्स हॉस्पिटल ने एक प्रस्ताव रखा कि वो इसको कैंसर अवेयरनेस के लिए पिंक कलर से इनको लाइट करना चाहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर आदमी, हर देश का नागरिक डरा हुआ महसूस करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अभी इतनी खोज हो चुकी है, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी हैं। इन सबों में सबसे आवश्यक जो है वो हर आदमी तक ये पहुँचे कि कैंसर, अपने शरीर के प्रति आदमी अवेयर रहे, जागरूक रहे। और ये इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। ये टावर लगभग 10 किलोमीटर तक ये इसकी रोशनी जाती रहेगी और जो भी देखेगा वो इसको पहचानेगा कि हाँ, ये कैंसर के प्रति हमको जागरूक करता है। आपने अवेयरनेस की बात करी। 250 तरह के डिफरेंट कैंसर है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, प्रसार भारती का मीडियम है, ओटीटी है, रेडियो है, टेलीविजन है, तो और क्या नया किया जा सकता है? जैसे भी बात हुई रेडियो डॉक्टर की। जी, ये हमारा आकाशवाणी से रेडियो डॉक्टर का कार्यक्रम चलता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन कैंसर के ही डॉक्टर से सलाह लोगों को दिलाई जाएगी, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि इस बीमारी को कैसे इससे बचाया जा सकता है और कैसे अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करके इसका इलाज कराया जा सकता है। और बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग विदेशों में भी इलाज के लिए जाते हैं, जबकि देश में अब इस बीमारी का काफ़ी एडवांस इलाज उपलब्ध है। तो ये जानकारियां हमको हर आदमी तक पहुंचानी है। हम हमारा दूरदर्शन का कार्यक्रम है, जो रेडियो के कार्यक्रम है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जागरूकता के ये कार्यक्रमों को लिया जाए। तो आपने सुना चेयरमैन प्रसार भारती से कि दूरदर्शन अपना काम कर रहा है, प्रसार भारती अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी से डरे नहीं, उसके बारे में सजग रहें। कैमरामैन आरके के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा तीसरे विद्या उत्सव का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के मोनेक्शो सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही शिक्षक व एआई तकनीक के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। कार्यक्रम में एआई तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को और सरल और सुगम बनाने को लेकर
चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के साथ ही शिक्षकों के महत्व को बताया गया। देश भर से आए शिक्षकों ने एक्सपर्ट से वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था और तकनीक के उपयोग को लेकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें सबको ये डर है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं लोगों की नौकरियां ना चली जाएं या कैसे ये इस्तेमाल होएगा, और अभी भी दुनिया में कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारी सोसाइटी की कि लोगों को एजुकेट करा जाए कि स्कूल्स में कभी भी टीचर की जॉब कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, बट वो और आसान कैसे हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें गलत बयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन, छल या जबरदस्ती, शादी के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन को अपराध माना गया है। इसके मामले में दोषी पाए जाने पर 1 साल के कारावास का प्रावधान है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। इसमें नाबालिग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला का अवैध रूप से धर्मांतरण कराने वालों को 2 साल की कैद का प्रावधान किया है, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। इसके अलावा 25,000 रुपये के जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले जिला अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में एक हलफनामा देने का प्रावधान भी किया गया है। 30 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे चुकी है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। निर्यात में करीब 14 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। एक मासिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI जनवरी में 57.7 रहा, जो दिसंबर में 56.4 था। फरवरी 2011 के बाद से नए निर्यात ऑर्डर में सबसे तेज वृद्धि से इसे समर्थन मिला। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है। HSBC के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक घरेलू और निर्यात मांग मजबूती की वजह से नए ऑर्डर में वृद्धि को समर्थन मिला। वस्तु उत्पादकों ने नए ऑर्डरों में पर्याप्त वृद्धि का श्रेय बेहतर घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में वृद्धि को दिया। इसके बाद भारत में विनिर्माताओं ने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना जारी रखा। ये वृद्धि अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे तेज है। करीब 32% कंपनियों ने वृद्धि का अनुमान लगाया है। कीमतों के मोर्चे पर लागत दबाव 11 महीनों में सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया, लेकिन मांग में तेजी के कारण बिक्री मूल्यों में मजबूती से वृद्धि हुई। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर का भी दबदबा दिख रहा है। इस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक वुशु में हासिल किए। देश की आबादी में महज कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाला मणिपुर राज्य आखिरकार खेलों और खासकर वुशु में इतना आगे क्यों है, इस बात को टटोलती हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। चीनी मार्शल आर्ट से प्रेरित वुशु का खेल 2007 में राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना। ये खेल जितना आकर्षक है उतना ही रोमांचकारी भी। राष्ट्रीय खेलों में भी इस खेल की चमक जमकर बिखरी। इस खेल में जिस एक राज्य का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला वह मणिपुर रहा। मणिपुर ने इस खेल में कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक रहे। जानकारों की राय में इस खेल शैली का शारीरिक संरचना के हिसाब से मणिपुर के खिलाड़ियों से मेल खाना सफलता की बड़ी वजह है। मणिपुर ने देश को मीराबाई चानू, सुशीला चानू, MC मैरी कॉम समेत कई ओलंपियन दिए हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में वो क्या वजह है जिसके चलते ये राज्य खेलों को लेकर इतना सहज है,
जानकार कुछ यूं बताते हैं। मणिपुर के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ऊपर से कोचेस जो हमारा सचिदानंद और उसके फादर्स बीरा मणिपुर एक वुशु का मास्टर ही है मणिपुर में। तो बच्चे को ग्रास रूट लेवल से ही अपने बेसिक को क्लियर कर करके जब तक सीनियर नहीं हो जाते तब तक अपने हम लोग के साथ ही जाता है और मिस्टेक वगैरह सबको क्लियर करके जाता है, और एनी फॉरेन एक्सपीरियंस वगैरह अपने प्लेयर्स को सिखाता है मणिपुर वालों को, इवन बच्चा को भी। तो इसकी वजह से मणिपुर इतना डोमिनेंस हो रहा है। मणिपुर से कोई बंदा चाहे गेम में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर उस पर एक बार उसका मन लग जाता है तो उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, अपना एक उसमें पूरा अपना जान लगा देता है। मणिपुर को साल 1972 में राज्य का दर्जा मिला, जिसके बाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन हुआ। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। वहीं देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसी राज्य में है। मणिपुर का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो भी कहीं न कहीं इस खेल को एक नया रूप देता है, और कहीं न कहीं खिलाड़ियों के अंदर एक नई ऊर्जा देता है जो उन्हें बेहतर करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।